हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। वो है 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड करके आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 1 प्रोवाइड करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, this question is from relation and function. If a cardinality is 3, b cardinality is 2. Okay, b एक सेट है जिसमें a और b है, मतलब 2 है। Then write the number of relation from a to b. ठीक है, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला जानना पड़ेगा। That is, if a cardinality is m, b cardinality is n, then number of element in a cross b will be m cross n, और इसको हम लोग बोलते हैं mn. So total number of relation from a to b, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो वो हो जाएगा 2 पावर mn। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे m कितना है, 3 है, n कितना है, b कार्डिनलिटी इज 2। ओके, सो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b विल बी 2 पावर m into n, दैट मीन्स 2 into 3, दैट इज 6। 2 पावर 6 इज 64। ओके, दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये बहुत बार रिपीट होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, बस ए कार्डिनलिटी डिफरेंट देगा, बी कार्डिनलिटी डिफरेंट देगा और क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन द राइट द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छा एक ट्रिक है, दैट इज अगर के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, के ए डिटर्मिनेंट विल बी k power n into a determinant. What is n? n is order of a. ठीक है, ये वाला ट्रिक अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब ऑर्डर कितना गिवन है, 3 गिवन है, विथ डिटर्मिनेंट वैल्यू 8, दैट मीन्स ए कोई मेट्रिक है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 8 है, इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, एवरी एलिमेंट, जब भी मैट्रिक में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ये 3x3 मैट्रिक है, दैट मीन्स दिस टाइप का एक मैट्रिक रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट हम लोग मैट्रिक पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे, पर अगर कोई डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैसे कॉमन भी आता है कैसे, अगर मैट्रिक से कॉमन लेंगे तो पूरा पॉइंट कॉमन जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट से हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 8, मतलब कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू है 8, इज मल्टीप्लाइड बाय 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कितना गिवन है, जहां जिससे मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना गिवन है, 3। सो दैट मीन्स के की वैल्यू कितना है, 3 है। That is ka determinant will be k power n into a determinant. That is k is 3, so 3 power n is 3 into a determinant is 8. Okay, 3 power 3 will be 27. 27 into 8. Okay, that is 216. Okay, this is our answer. I hope ये clear हो गया। Next, write the minimum value of n such that d power n by dxn ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7 पावर 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, टी पावर n मतलब कौन से टाइम में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, कितना बार डेरिवेटिव करने से ये वाला टर्म्स की जो वैल्यू होगा वो 0 देगा। ठीक है, अगर कोई एक्स स्क्वायर है, कोई फंक्शन है, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, 2x, इसको फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये जो 2x को हम लोग 2 बार डेरिवेटिव किए हैं, d बाय डी एक्स, अब 2x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dx स्क्वायर बाय dx करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, वो कितना मिल गया, 2। दिस मीन्स हम लोग x स्क्वायर फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू कितना मिल गया, हम लोग को 2 मिल गया, और उसको एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0, मतलब एक बार डेरिवेटिव हुआ, उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव हुआ, और उसके बाद तीसरी बार डेरिवेटिव हुआ तो वैल्यू कितना दिया, 0, मतलब x पावर जब 2 था उसको 3 बार डेरिवेटिव करने से वैल्यू 0 देगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ट्रिक क्या याद रखेंगे कि अगर x की जो हाईएस्ट पावर है, अगर हाईएस्ट पावर m है, देन m+1 के टाइम पे
वो डेरिवेटिव 0 देगा। तो यहाँ पे x की कितनी है हायर पावर, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2 मत मानिएगा। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक, तब हम लोग को 3x स्क्वायर पावर 15 एक टर्म मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को एक 3x स्क्वायर पावर 15 टर्म मिलेगा, जिसमें 15 इंटू 2 विल बी 30, सो x पावर 30 होगा मैक्सिमम, ठीक। तो जब हम लोग को x पावर n मिल जाएगा, m जब मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर होगी उसमें +1 करने से वो उतना वाला टर्म जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 0, ठीक है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है उससे एक और बार ज्यादा अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू हम लोग को फाइनली मिल जाएगा 0। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस इज 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, सो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, सो नाउ दिस इज साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 विल बी 0। इतना तक क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज -a to a sin x by cos x plus sin square x dx. Okay, -a to a, this is a, -a to a, that means हम लोग को इवन ऑड कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। एंड वी नो इफ -a to a f of x dx गिवन हो और अगर फंक्शन ऑड हो, कौन सा फंक्शन, ये जो f of x, अगर ये ऑड हो तो इंटीग्रेशन वैल्यू डायरेक्ट कितना देता है 0 देता है। और अगर ये इवन हो तो इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाता है 2 इंटू 0 टू a f of x dx, ठीक है। इसके लिए ऑड इवन कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। हम लोग को फंक्शन कितना गिवन है, sin x बाय cos x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको हम लोग f of x मान लेते हैं। हम लोग के पास f of x है sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है। ऑड इवन तो पता ही है कि कैसे निकालते हैं, f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर f ऑफ माइनस एक्स वैल्यू माइनस f ऑफ x हो तब फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स वैल्यू f ऑफ x हो तब फंक्शन क्या होता है इवन होता है, ठीक है। तो हम लोग जो फंक्शन हम लोग को गिवन हो x की जगह पे -x पुट करेंगे और जो फंक्शन मिला अगर वो -f ऑफ x मिलेगा तो ऑड हो जाएगा। और x की जगह जब हम -x पुट करेंगे जो फंक्शन मिलेगा अगर वो f ऑफ x ही मिल रहा है तो वो फंक्शन इवन हो जाएगा। ओके, सो नाउ दिस इज साइन ऑफ x की जगह पे -x पुट करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x की जगह पे -x प्लस साइन ऑफ x की जगह पे -x होल स्क्वायर। This is sin square x, that means sin of minus x whole square. Okay, now this is equal to sin of minus theta is minus sin theta, so this is minus sin x divided by cos of minus theta is cos theta, so this is cos x. I hope ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। Now plus sin of minus x will be minus sin x, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा sin square x, ठीक है। तो इतना तक जो फंक्शन मिला है दिस इज f of x, ठीक है, जो हम लोग मान के चले कि वो f of x है, माइनस एक बाहर है तो दिस इज माइनस f of x। तो f of माइनस एक्स वैल्यू मिल गया हम लोग को माइनस f of x। तो फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन होता है -a to a f of x dx वैल्यू कितना होता है 0, तो दिस इज 0। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब 1 मार्क क्वेश्चन हो ये 0 होता है, पर कॉन्फिडेंटली आप 0 मत लिखिएगा, उसको चेक कीजिए कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, उसके बाद यू कैन राइट 0, ठीक है। और अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो यू हैव टू सॉल्व इट, इसीलिए थोड़ा चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज one card is drawn from a pack of 52 cards. Write the probability that the cards drawn is either a king or a spade. ओके, अगर ये किंग होने की प्रोबेबिलिटी, किंग होने की जो इवेंट है इसको ए मान लेते हैं, स्पेड होने की जो इवेंट है इसको बी मान लेते हैं, तो वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी, और है मतलब यूनियन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही हम लोग को निकालना है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक किंग होने की प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड में 52 कार्ड में कितने किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शन कितना है किंग निकालने का, 4 ऑप्शन है, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितना है 52, तो हम लोग लिख लेंगे 4/52। नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स में कितने स्पेड होते हैं, टोटल 13 स्पेड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 13 आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय 52। ओके, किंग 4 किंग है इसीलिए हम लोग के पास पॉसिबल आउटकम्स था 4, टोटल आउटकम तो 52 है। स्पेड निकालने हैं तो टोटल कार्ड्स में कितने स्पेड होते हैं 13 स्पेड्स होते हैं, तो 13/52, ठीक है। 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, एक स्पेड होता है और एक
क्लॉब, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ओके, स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड्स होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कार्ड्स होते हैं। स्पेड और क्लब 13 13 26 होता है एंड हार्ट और डायमंड 13 13 26 होता है। हर एक सूट में 13 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एक किंग भी हो और वो स्पेड भी हो। तो स्पेड में कितना किंग होता है? एक ही किंग होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इवेंट में, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट इज एक किंग भी हो एंड स्पेड भी हो, ठीक है। तो ए स्पेड किंग इज 1, एक ही रहता है। तो दिस इज 1/52। ओके, so this is 16/52. Okay, so this is 4/13. This is our answer. ठीक, इवेंट को आप लोग जितना इवेंट दिया है ए भी कर लेंगे। अगर ये और है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे। और मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक स्पेड और किंग होने, अगर स्पेड भी हो और किंग भी हो तो एक ही किंग है जो स्पेड में है, ठीक है। सो इंटरसेक्शन में एक ही इवेंट आएगा, दैट इज 1। सो दिस इज 1/52। हम लोग के पास एक ही पॉसिबल आउटकम्स है आउट ऑफ 52 आउटकम्स। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। If x cardinality is 5, then the number of bijective function from set x to itself, ठीक है। ये पता है हम लोग को, अगर a कोई सेट है और उसका कार्डिनलिटी m है, then bijective function from a to itself will be m factorial, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 5 है। 5 फैक्टोरियल इज 120 और 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो भी चलेगा, पर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ना उसके बाद dy/dx ऑफ e पावर 2 ln x, ठीक। हम लोग को पता है e पावर ln f ऑफ x वैल्यू विल बी f ऑफ x। ये सारी ट्रिक तो हम लोग को पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब e पावर 2 ln x लिखा है तो e पावर ln x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज a ln b विल बी ln b पावर a। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इसको पावर में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक। नाउ दिस इज e पावर ln f ऑफ x, वैल्यू विल बी f ऑफ x। तो e पावर ln f ऑफ x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x। तो इसकी डेरिवेटिव कितना है? 2x। सो द आंसर इज 2x। आई होप ये क्लियर हो गया। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x ए मेट्रिक इज सिंगुलर मेट्रिक। उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज ए सिंगुलर मेट्रिक। जो मेट्रिक के डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होते हैं उसको हम लोग सिंगुलर मेट्रिक बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये भी आया कि कौन से मेट्रिक के हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो सिंगुलर मेट्रिक के इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? कोई एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम सेम हो जाए। तो यहाँ पे 2 5 8 है, यहाँ पे 2 5 x है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 इज if A is 4x5 metric and B is a metric such that A transpose B and B transpose A both are defined, write the order of B, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली? मान के चलते हैं B का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक। तो पहले क्या दिया है? A ट्रांसपोज B एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 4x5 इंटू m क्रॉस n एग्जिस्ट करेगा। ओके, मान के चलते हैं, फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद बी ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज मतलब n क्रॉस m इंटू ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4x5, ठीक है। सॉरी, दिस इज 5x4। ओके, ट्रांसपोज ले रहे हैं मतलब 5x4 इज इक्वल टू, ये भी एग्जिस्ट करेगा। एंड हम लोग को मैट्रिक में पता है कि m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p विल बी m क्रॉस p, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x n हो जाएगा, ठीक है। m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p विल बी 5x n। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। सिमिलरली n क्रॉस m, सुनो, ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो m की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग को m की वैल्यू मिल गया 4। ओके, अब हम लोग को n की वैल्यू निकालना है, तब n की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब n की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो n क्रॉस 5 एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो दोनों जगह पे n बच जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स n की हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें b का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस n हो जाएगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। सपोज हम लोग n की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो 4 क्रॉस 2 है हम लोग के b मैट्रिक,
ऑर्डर, और ए मेट्रिक ऑर्डर है 4 क्रॉस 5। ठीक है, पहले हम लोग देख रहे हैं ए ट्रांसपोज बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ए ट्रांसपोज हो जाएगा 5 क्रॉस 4 इंटू बी कितना है 4 क्रॉस 2, एम क्रॉस एन क्रॉस पी विल बी एम क्रॉस पी, निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं बी ट्रांसपोज ए। बी ट्रांसपोज मीन्स इसको हम लोग 2 क्रॉस 4 लिख सकते हैं इंटू 4 क्रॉस 5। ठीक है, एम क्रॉस एन क्रॉस पी विल बी एम क्रॉस पी, 2 क्रॉस 5 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एन की कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए ट्रांसपोज बी एंड बी ट्रांसपोज ए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज चांज करके ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, x इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन h दिस फाइंड r, इससे हम लोग को r निकाले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि समेशन ऑफ px वैल्यू इज ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है वो समेशन करने से ऑलवेज 1 आता है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। सो दिस इज r प्लस 2 प्लस 2r प्लस 3 प्लस 4 विल बी 1, implies that this is 2r plus r, that is 4r is equal to, this is 4 5 6 7 8 9, so this is 1 minus 9. Okay, implies that 4r is equal to, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, r is equal to minus 8/4, that is equal to minus 2. ठीक है, ये मिस्टेक है क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक है, पर कॉन्सेप्ट इस तरीके से होगा। समेशन ऑफ px वैल्यू इज ऑलवेज 1, तो जो समेशन ऑफ px होगा उसको ऐड करके आप लोग 1 करेंगे, जो r की वैल्यू निकलेगा वो है फाइनल आंसर। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, सिंपल है यहाँ तक। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ -9 to 8 tan इनवर्स x dx। ओके, इसमें -9 to 8 हो या फिर a to b हो या फिर कुछ भी वैल्यू गिवन हो। ठीक है, 0 to 1 गिवन हो, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसमें इनवर्स निकालने के लिए आप लोग मत बैठ जाइए, सॉरी इंटीग्रेशन निकालने के लिए मत बैठ जाइएगा। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू देगा, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे, एक डेफिनेट वैल्यू देगा। वो वैल्यू कुछ भी हो, π/2 3π/2 कुछ भी हो वैल्यू, पर एक डेफिनेट वैल्यू ही देगा। जब डेफिनेट वैल्यू का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, डेफिनेट वैल्यू मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट को जब डेरिवेटिव निकालेंगे आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A cardinality is 3, B cardinality is 2, number of 1 1 function from A to B। तो A वैल्यू में 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, B सेट में 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। 1 1 फंक्शन अगर निकालेंगे तो भी यहाँ पे एक एलिमेंट बच जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 0। ओके, जब भी A कार्डिनलिटी ग्रेटर हो देन B कार्डिनलिटी, 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 1 फंक्शनल रिलेशन दैट इज 0। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। y is equal to c1 plus c2 cos x plus c3 plus c4 e power x plus c5 is a solution of a differential equation with c1 c2 c3 c4 c5 and arbitrary constant. Find the order of differential equation। ओके, तो हम लोग को पता है जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना ही ऑर्डर होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी हम लोग चैनल में पूरा अपलोड कर चुके हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके रखे हैं मैथमेटिक्स का, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो आंसर 5 होना चाहिए, पर 5 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ independent arbitrary constant is equal to order of differential equation। ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट मीन्स ऐसे कांस्टेंट जिनको मिला करके हम लोग एक और कांस्टेंट नहीं बना सकते। पर यहाँ पे देखिए c1 प्लस c2 दो कांस्टेंट ऐड होकर के एक कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख लेते हैं। ओके, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों कांस्टेंट ऐड है तो दोनों को मिला करके ए लिख सकते हैं। नाउ दिस इज कॉस
x प्लस C3, इसको हम लोग किसी भी कांस्टेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एंगल है ना, प्लस C4 e पावर x, इसको हम लोग e पावर C5 लिख सकते हैं, ठीक है। e पावर a प्लस b विल बी e पावर a इंटू e पावर b, तो e पावर x इंटू e पावर C5 लिख सकते हैं। नाउ C4 इज ए कांस्टेंट, e पावर C5 इज ए कांस्टेंट, मल्टीप्लाई होकर के एक कांस्टेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि e पावर C5 भी एक कांस्टेंट है, C4 भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मिला करके हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू a cos x प्लस C3 प्लस दिस इज b e पावर x। तो फाइनली कितना कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है, 1 2 एंड 3, सो आंसर इज 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 15 is write the value of 0 to 1 x dx where x is fractional part of x, ठीक है, मतलब कर्ली ब्रैकेट x is fractional part of x। हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, we know x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो ऑलवेज एक इंटीजर ही देगा, ठीक है। जैसे 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 2, 2.8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 2, ठीक है। अब व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट, 2.5 में फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.5, जो फ्रैक्शन पार्ट दे उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। 2.8 में फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.8। ओके, सो नाउ अगर हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है देन वी कैन राइट x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, चेक कर लेते हैं, अगर 2.5 लेते हैं हम लोग x की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 2 माइनस 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी 2.5 माइनस दैट इज 2.5 माइनस 2.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है, 2 है, सो दिस इज 0.5। सपोज हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3.9, 3.9 माइनस 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 3.9 माइनस 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 3 दैट इज 0.9। आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, मतलब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कर सकते हैं। अब बस इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट सब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। 0 to 1 x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू dx, एक्स्ट्रा ले लेते हैं 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to 1 के बीच में वैल्यू ऑलवेज 0 ही देता है, तो दिस इज 0। क्यों 0 देता है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब 0 से लेकर के हम लोग 1 तक पहुंचेंगे तो 0.1 के भी वैल्यू 0 देगा, 0.5 के भी वैल्यू 0 देगा, 0.9 के भी वैल्यू 0 देगा, मतलब यहाँ पे हर जगह पे हम लोग 0 ही मिलेगा, तो 0 से 1, 0 to 1 लेकर के वैल्यू 0 देगा। अगर ये 1 से 2 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे हम लोग 1 पुट कर लेते, ठीक है। अगर 2 to 3 देता तो 2 पुट करते। ना इसको बस इंटीग्रेशन करेंगे, x इंटीग्रेशन इज x²/2 गोज फ्रॉम 0 to 1, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1/2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो फाइनल आंसर इज 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। नाउ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिफरेंशिएबल एट 2। ओके, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूं, ये होगा नो, ठीक, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, तो ये वाला नो होगा। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ओनली एट रियल नंबर्स नॉट इंटीजर्स, ठीक है। अगर इंटीजर्स ना हो तो सारे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल होता है। रियल नंबर में 2.5 में डिफरेंशिएबल होगा, 3.9 में भी डिफरेंशिएबल होगा, माइनस 2.8 में भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। पर अगर इंटीजर गिवन हो तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स, ठीक है, ये वाला याद रखिए, ठीक। क्यों नहीं होगा, ये अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए ना, ये 2 पॉइंट है। हम लोग को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 2 से कोई छोटा एलिमेंट ले लेंगे, मतलब 1.9 लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और अगर 2 से हम लोग थोड़ा बड़ा ले लेंगे, सिंपल छोटा सा भी अगर बड़ा लेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 2, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी भी सेम नहीं होते, इसलिए इंटीजर में ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वैसे इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप इतना तक क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 20 sec square x dx माइनस x पावर 20 10 square x dx। ठीक है, अगर इसमें आप लोग इंटीग्रेशन निकालने बैठेंगे तो बहुत लंब हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 20 दिस इज sec square x माइनस x पावर 20 10 square x dx। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग माइनस में ले लेंगे। ना दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 20 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sec square x माइनस 10 square x dx। ओके, व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ this value is 1, sec square x minus 10 square x is 1, so this is x power 20 dx, that is x power 21 by 21 plus c. This is our final answer. Okay, ट्रिक यूज कीजिएगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जब भी हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री निकालना होता है तभी वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स होने चाहिए, पर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 2 है, तो हम लोग दोनों तरफ में स्क्वायर कर लेंगे। So now this is equal to d square y by dx square power 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रहेगा 3 is equal to 1 प्लस dy by dx पावर 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, पर ऑर्डर कितना है, 2 है, तो जो टर्म ऑर्डर डिसाइड करता है उस टर्म की जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन ये है क्या, नहीं है, ये है, तो ऑर्डर इज 2, तो डिग्री कितना है, डिग्री इज 3। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट 1 2 3 ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 2 3 करके, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 1 2 3, इसका प्रोजेक्शन हम लोग कहाँ देखेंगे, एक्स वाई प्लेन पे। अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट्स रखेंगे, इसका प्रोजेक्शन मीन्स इसकी जो परछाई होगा एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, वहां पे जेड एक्सिस नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बोला होता वाई एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन है करके, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3, उसको वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस में एक्स और जेड 0 होंगे तो वो हो जाता 0 2 0। ओके, और अगर वाई जेड प्लेन बोला होता, वाई जेड प्लेन में एक्स नहीं रहेगा तो 0 2 3, इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ 2 3 1 ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, हम लोग प्रोजेक्शन किस में देख रहे हैं, जेड एक्सिस पे देख रहे हैं, मतलब वहां पे एक्स और वाई कितना होगा, 0 होगा, बस जेड एक्सिस ही रहेगा, सो दिस इज 0 0 1। यहाँ पे कॉमन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पर यहाँ पे कॉमन गलती क्या करते हैं कि सिर्फ 1 लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ 2 3 1 ऑन जेड एक्सिस, हाँ एक्स वाई 0 होते हैं तो 1 हो जाएगा प्रोजेक्शन, ये गलत है। प्रोजेक्शन मीन्स x 0 y 0 z 1। ठीक है, इसको प्रॉपरली ऐसे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए बस प्रोजेक्शन ऑफ जेड एक्सिस मतलब 1 लिख के छोड़ देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन मतलब 1 2 लिख के छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। टोटल 3 टपल्स आप लोग को लिखने पड़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। दैट इज इट फॉर टुडे। ये बस पार्ट 1 है, आगे और भी वीडियोस आएंगे और बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।